साल था 1969 जब अमेरिका की एक एजेंसी ने अपने एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना दिया जिसका नाम था अर्पानेट। उस समय किसी को यह नहीं पता था कि यह अर्पानेट आने वाले समय में दुनिया में एक क्रांति को जन्म देगा। आप सोच रहे होंगे कि यह अर्पानेट आखिर है क्या। तो दोस्तों आपको बता दें कि अर्पानेट ने उस चीज को जन्म दिया जिसके माध्यम से आप मेरी वीडियो को अपने स्क्रीन पर बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज आप जो इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉल्स, ईमेल, ऑनलाइन गेमिंग, शॉपिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसी चीजों का इस्तेमाल घर बैठे बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं, तो ये सब इंटरनेट की ही बदौलत तो संभव हो पा रहा है। ऐसे में आज की इस इंटरनेट के दौर में आपने कभी सोचा है कि यार ये इंटरनेट काम कैसे करता है? ये जो भी चीजें हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर सर्च करके मंगाते हैं, तो ये सब कहाँ से आता है और कैसे आता है? आखिर ये इंटरनेट है किसका? कौन है इसका मालिक? दोस्तों इन्हीं सब सवालों समेत इंटरनेट से जुड़े तमाम इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वैसे तो ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको इस वीडियो में बड़े सरल तरीके से इंटरनेट का पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा, जिसके बाद से इंटरनेट की कोई और वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो बिना स्किप किए हुए इस पूरे वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होंगी। दोस्तों पहले तो आपको बता दें कि ये इंटरनेट कहते किसे हैं। एक्चुअली इंटरनेट, जिसे हम नॉर्मली नेट भी कह देते हैं, तो ये मेनली सैटेलाइट्स, जमीन पर बिछाए गए केबल्स और वायरलेस कनेक्शन से बनाया गया एक ऐसा नेटवर्क है, या तो ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा जाल है जो पूरी दुनिया भर के कंप्यूटर और मोबाइल जैसे डिवाइसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, ताकि वो एक दूसरे से किसी भी डेटा या जानकारी का लेन देन कर सके। शुरुआत में जब इसे अर्पानेट नाम से बनाया गया था, तब इसमें कुछ गिनती भरी कंप्यूटर्स को आपस में जोड़कर किसी भी डेटा या जानकारी का लेन देन किया जाता था। लेकिन बाद में अर्पानेट की टेक्नोलॉजी को और भी डेवलप किया जाने लगा, ताकि इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जा सके। समय के साथ जब इसकी टेक्नोलॉजी में काफी हद तक डेवलपमेंट किया गया, तो कुछ सालों बाद ही ये अर्पानेट इंटरनेट के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही धीरे धीरे जब समय बीता, तो ये 90 के दशक में पहली बार जनरल पब्लिक यूज के लिए दिया गया। इसके पहले इसका यूज केवल रिसर्च संस्थान और युद्ध आदि के दौरान मिलिट्री फोर्सेस के लिए किया जाता था। बाद में ये व्यापार आदि के क्षेत्रों में भी अपना पांव पसारने लगा, और समय के साथ इंटरनेट की टेक्नोलॉजी और भी डेवलप होने के बाद ये हर क्षेत्र में पूरी दुनिया के लिए कितना जरूरी बन चुका है, ये आज आप देख ही रहे हैं। आपको बता दें कि जो भी चीजें हम अपने डिवाइस पर सर्च करके मंगाते हैं, चाहे वो इमेजेस हो, वीडियोस हो या फिर कोई और डेटा या इंफॉर्मेशन हो, तो ये सब किसी न किसी जगह पर स्टोर रहते हैं, और उसी जगह को हम सर्वर के नाम से जानते हैं। सर्वर और कुछ भी नहीं, बस ये एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर किसी के द्वारा दिए गए डेटा या जानकारी को स्टोर करके रखता है, और जब भी कोई व्यक्ति इसके डेटा को अपने ब्राउजर पर सर्च करके डिमांड करता है, तो ये उसे इस डेटा को देने का काम करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये सर्वर किसी न किसी डेटा सेंटर में मौजूद होते हैं, और डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे सर्वर मौजूद होते हैं, जिनके अंदर कई सारी वेबसाइट्स के डेटा स्टोर रहते हैं। अगर डेटा सेंटर की बात करें तो कई सारी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल एटसेट्रा ने अपने अपने डेटा सेंटर्स को कई जगह पर खोल रखे हैं, जिनके सर्वर पर वो अपनी वेबसाइट्स को चलाते हैं। अब इनकी तुलना में जितनी भी छोटी वेबसाइट को होस्ट करने वाले लोग हैं, वो डेटा सेंटर तो खोल नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत महंगा है। इसलिए जो कंपनीज अपने सर्वर को किराए पर देती हैं, तो उनके सर्वर का इस्तेमाल छोटी वेबसाइट्स को होस्ट करने वाले लोग करते हैं। लेकिन अब बात यहाँ आती है कि जब भी हम सर्वर से किसी भी वेबसाइट के डेटा की डिमांड या रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये फोटोज या फिर वीडियोज चाहिए, तो आखिर ये रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचती किसके जरिए है, और फिर ये फोटोज या फिर वीडियोज वहां से हमारे तक आती किसके जरिए है, क्योंकि सर्वर हमसे सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सर्वर तक किसी भी डेटा के लिए अपनी रिक्वेस्ट को भेजने या सर्वर द्वारा उस डेटा को हमारे डिवाइस तक पहुंचाने के लिए मेनली दो तरीके हैं, जिसमें पहला तो है सैटेलाइट का यूज करके। आपको बता दें कि जब भी इंटरनेट का यूज सैटेलाइट की मदद से होता है, तो जब हम इंटरनेट पर कोई भी चीज सर्च करते हैं, तो इस चीज की रिक्वेस्ट पहले एक एंटीना के माध्यम से सैटेलाइट तक पहुंचती है, फिर सैटेलाइट से दूसरे एंटीना के माध्यम से वो रिक्वेस्ट उस डेटा सेंटर के सर्वर तक पहुंचती है जहां ये चीज एक्चुअल में मौजूद होती है, और फिर जब सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद इस चीज को आपके पास भेजना स्टार्ट करता है, तो फिर ये उल्टा इसी रास्ते से होते हुए हमारे डिवाइस तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर बात यह आ जाती है कि जिन सैटेलाइट की मदद से हम कम्युनिकेट यानी कि संचार कर पाते हैं, वो सैटेलाइट पृथ्वी के इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा से लगभग 22,000 माइल्स की दूरी पर मौजूद होते हैं, जो लगभग 35,000 किलोमीटर के बराबर है। ऐसे में हमारे रिक्वेस्ट पर जो डेटा सर्वर से हमारे पास आएगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से पहले जमीन से सैटेलाइट तक जाने में
35,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और फिर वापस से इतनी ही दूरी तय करके सैटेलाइट से जमीन तक आएगा। ऐसे में आप सोचिए लगभग कुल 70,000 किलोमीटर की दूरी तय करके वो डेटा हमारे पास पहुंचता है। इतनी ज्यादा दूरी होने से इस डेटा के आने में थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। साथ ही इसमें खराब मौसम वगैरह भी इसके प्रोसेस में दखल डाल सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेट को यूज करने के लिए सैटेलाइट एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है, इसलिए इसका भी यूज होता है लेकिन ना के बराबर। अब दूसरा विकल्प बचता है और वो है ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करके इंटरनेट को फैलाया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर ही है जिसके द्वारा आज हम इंटरनेट के ज्यादातर हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर लगभग बाल बराबर पतली एक पाइप होती है, जिसकी खास बात यह है कि इसके छोर पर अगर एक पर्टिकुलर एंगल पर लाइट को जलाया जाए तो लाइट पाइप के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हुए ये पाइप के दूसरे छोर से निकल जाएगी। मतलब इसके अंदर लाइट बीच में गायब नहीं होती है। ये शीशे का या तो प्लास्टिक का बना हुआ आता है। दरअसल जो डेटा हमारे डिवाइस तक पहुंचता है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लाइट सिग्नल के द्वारा ही आता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसे में ये डेटा भी अगर लाइट सिग्नल के द्वारा ही आ रहा है तो ये भी लगभग इसी की स्पीड से बहुत तेजी से आप तक पहुंचता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में इस ऑप्टिकल फाइबर को कई कंपनीज ने मिलकर बिछा रखा है। यही कंपनीज ही इंटरनेट सर्विस को हम तक प्रोवाइड कराती हैं, इसलिए इन्हें ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने वाली इन कंपनीज को 3 टियर्स में बांटा गया है। टियर 1 में वो ISP कंपनीज आती हैं जो अलग अलग देशों या एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को इंटरनेट से जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल को बिछा रखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन केबल्स को बिछाने के लिए एक खास तरह की शिप आती है जिसमें एक प्लाव मशीन होती है जो समुद्र के नीचे जाकर गड्ढा खोदती है और केबल्स को गड्ढे में गाड़ते हुए आगे बढ़ती है। इन केबल्स पर कभी कभार प्राकृतिक घटना या शार्क मछलियों के अटैक से नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए इसे कई लेयर्स की सिक्योरिटी भी दी जाती है ताकि ये केबल्स जल्दी खराब ना हो। हालांकि फिर भी इन केबल्स की समय सीमा लगभग 25 से 40 साल तक होती है। इस बीच अगर इसमें कभी कोई गड़बड़ी आ जाती है तो डैमेज पॉइंट का पता लगाकर उसे ठीक करने के लिए एक खास शिप आती है जो इन केबल्स को ऊपर करके मेंटेन करने का काम करती है। ये केबल्स दुनिया भर में समुद्र के नीचे कहां बिछाए गए हैं और समुद्र के किनारे वाले किसी भी देश के किन पॉइंट्स तक पहुंचाए गए हैं उसे आप इस मैप में बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। गूगल, टाटा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी और भी कंपनीज हैं जो टियर 1 में आती हैं। वही टियर 2 ISP कंपनीज की बात करें तो इसमें वो कंपनीज आती हैं जो देश भर में जमीन के अंदर इन केबल्स को बिछाकर इसे बड़े शहरों, कस्बों या फिर गांवों तक पहुंचाने का काम करती हैं। ये कंपनीज टियर 1 कंपनीज के द्वारा समुद्र के अंदर बिछाए गए इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ने के लिए उन्हें पैसा देती हैं और ये जगह जगह पर टावर्स डालकर ऑप्टिकल फाइबर केबल को अपने टावर से कनेक्ट करने के बाद जब लोगों को इंटरनेट सर्विस देते हैं तो इसके बदले में लोग इन्हें रिचार्ज के रूप में पैसा पे करते हैं। भारत में टियर 2 में जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, BSNL जैसी मेन कंपनीज हैं जो जगह जगह पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती हैं। अगर टियर 3 ISP कंपनीज की बात करें तो ये वो कंपनीज हैं जो छोटे लेवल पर जैसे कि आपके घरों में, ऑफिसेज और कॉलेजेस में इन केबल्स को बिछाकर आपको इंटरनेट से जोड़ने का काम करती हैं और ये भी टियर 2 कंपनीज के इंटरनेट का कनेक्शन लेने के लिए उन्हें पैसा पे करती हैं। हमारे यहाँ जैसे एक्सटाइल, MTL, सिटी केबल टियर 3 में आती हैं। तो एक्चुअल में ये ISP कंपनीज हमसे इंटरनेट का जो पैसा लेती हैं वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी लागत और इसके मेंटेनेंस का खर्च लेती हैं। इसमें जिसकी भागीदारी जितने बड़े लेवल पर होती है उसके हिस्से में उतना ज्यादा पैसा जाता है। तो इस प्रकार इन सभी ISP कंपनीज की कमाई हो जाती है। आपको बता दें कि पियरिंग समझौते के तहत अगर टियर 1 कंपनीज बीच रास्ते में डेटा ट्रैफिक के रूट को मैनेज करने के लिए अपने केबल्स को आपस में जोड़ती हैं तो उन्हें एक दूसरे को पैसा नहीं देना पड़ेगा और यही रूल टियर 2 कंपनीज के लिए भी है। हालांकि कुछ कंडीशन में ये पैसा देना भी पड़ सकता है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये या तो हमारे मोबाइल टावर से आकर जुड़ता है या जब हम वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो हमारे राउटर से आकर जुड़ा हुआ होता है और ये हमारे डिवाइस से किसी न किसी माध्यम से जैसे कि ईथरनेट केबल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू कनेक्ट रहता है। तो अब तो डेटा के आवागमन के लिए रास्ता तो बन गया, लेकिन अब बात यहाँ ये आ जाती है कि जिस भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट हम करते हैं तो ये रिक्वेस्ट एग्जैक्टली उसी वेबसाइट के सर्वर पर कैसे पहुंच जाती है, किसी और सर्वर पर क्यों नहीं पहुंचती। साथ ही जब कोई सर्वर हमें डेटा भेजता है तो वो डेटा हमारे डिवाइस पर कैसे आ जाता है, किसी और डिवाइस पर क्यों नहीं चला जाता। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसीलिए बनाया गया है IP एड्रेस। चिंता मत करिए, IP एड्रेस के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। एक्चुअली IP एड्रेस एक पता होता है जो हर डिवाइस को, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, सर्वर हो, सबको दिया जाने वाला एक यूनिक एड्रेस होता है जो डॉट्स के साथ नंबर फॉर्म में होता है। इस IP एड्रेस को आपकी ISP आपके हर डिवाइसेस को देती है जो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसे ISP कंपनीज देती हैं तो आपको इसे अपने डिवाइस में देखने के लिए इंटरनेट से कनेक्ट रहना होगा, अदरवाइज ये नहीं दिखेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वर का भी अपना एक IP एड्रेस होता है
तो हमारी रिक्वेस्ट भी इसी के द्वारा एग्जैक्टली उसी सर्वर तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये आईपी एड्रेस ही है जो किसी वेबसाइट का पता बताता है कि यहाँ के डेटा सेंटर के इस सर्वर पर ये वेबसाइट स्टोर्ड है। अब जरूरी नहीं कि एक सर्वर सिर्फ एक ही वेबसाइट को अपने अंदर स्टोर रखे, बल्कि ये कई सारी वेबसाइट को अपने अंदर स्टोर रख सकता है। ऐसे में जब हमारी रिक्वेस्ट किसी वेबसाइट के सर्वर तक पहुंचती है और वो सर्वर कई और वेबसाइट को भी स्टोर किए हुए होता है, तो वो हमारे द्वारा रिक्वेस्टेड वेबसाइट को ही चूज कर सके, इसके लिए होस्ट हेडर का यूज होता है, जो आपके द्वारा रिक्वेस्टेड वेबसाइट के डोमेन नेम को ही बता देता है कि हमें इस नाम की वेबसाइट चाहिए। बट जब किसी सर्वर पर एक ही वेबसाइट स्टोर रहती है तो उसे डोमेन नेम की जरूरत नहीं पड़ती है। डोमेन नेम के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। तो अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद जब सर्वर उस वेबसाइट के डेटा को भेजता है, तो रिक्वेस्ट के साथ ही जो हमारे डिवाइस का आईपी एड्रेस पहुंचा होता है, वो एड्रेस जिस भी डिवाइस का होता है एग्जैक्टली उसी डिवाइस पर वो डेटा आ जाता है। आपको बता दें कि किसी भी वेबसाइट के लिए आईपी एड्रेस के अलावा एक डोमेन नेम भी दिया जाता है। वैसे डोमेन नेम देने के कई सारे रीजंस हैं, लेकिन एक बड़ा रीजन ये है कि हर वेबसाइट को यूजर फ्रेंडली बनाना, क्योंकि किसी भी वेबसाइट के आईपी एड्रेस नंबर फॉर्म में होते हैं। तो इतनी सारी वेबसाइट के आईपी एड्रेस को याद रख पाना हम इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन सा है। इसलिए डोमेन नेम जैसे कि google.com, facebook.com, youtube.com जैसे कई सारे नेम्स दिए जाते हैं जो आसानी से यूजर द्वारा याद रखे जा सकते हैं। लेकिन फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि हम तो अपने ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट का डोमेन नेम ही लिखते हैं, फिर उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस कैसे मिल जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसके लिए ही बनाया गया है डीएनएस, यानी कि डोमेन नेम सिस्टम। इसे इंटरनेट का फोन बुक भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी वेबसाइट के डोमेन नेम के साथ ही उसका आईपी एड्रेस लिखा होता है। जब भी हम किसी वेबसाइट को अपने ब्राउजर में सर्च करते हैं तो इस वेबसाइट की रिक्वेस्ट पहले डीएनएस के पास जाती है कि इस वेबसाइट के सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, जिसके बाद डीएनएस इस आईपी एड्रेस को ब्राउजर को बताता है। फिर ब्राउजर इस आईपी एड्रेस का यूज करके उस वेबसाइट के सर्वर तक आपकी रिक्वेस्ट को भेज देता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को अपने ब्राउजर में एंटर करते हैं तो इस सर्वर के आईपी एड्रेस को जानने के लिए हमारा ब्राउजर डीएनएस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। फिर डीएनएस इसके आईपी एड्रेस को ब्राउजर को सेंड करता है, जिसके बाद ये रिक्वेस्ट उसी सर्वर तक पहुंच जाती है। अब सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के बाद उस वेबसाइट के डेटा को ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू लाइट पल्सेस के रूप में भेजना स्टार्ट कर देता है। ये डेटा डिजिटल फॉर्म में, मतलब बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 का कलेक्शन होते हैं, क्योंकि हमारी डिवाइस इसी नंबर को समझती है। लाइट पल्सेस में प्रेजेंस ऑफ लाइट 1 को बताता है, जबकि एब्सेंस ऑफ लाइट 0 को बताता है। लेकिन आपको बता दें कि ये 0 और 1 का कलेक्शन पूरा एक साथ नहीं जाता है, बल्कि ये कलेक्शन कई ग्रुप्स में डिवाइड होकर जाता है, जिसे डेटा पैकेट्स कहते हैं। ये सारे डेटा पैकेट्स एक ही जगह पर सही क्रम में और सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए कई सारे प्रोटोकॉल्स यानी कि नियम कानून बनाए गए हैं, जिसकी जानकारी इन सारे डेटा पैकेट्स के पास होती है। ये सारे डेटा पैकेट्स एक रास्ते से भी होते हुए नहीं जाते हैं, बल्कि ये डेटा ट्रैफिक को देखते हुए अलग अलग सबसे सुटेबल रूट से होते हुए जाते हैं, ताकि ये कम से कम समय पर अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकें। इन रूट्स के बीच में बहुत सारे राउटर्स लगे होते हैं, जिनका काम होता है कि आ रहे डेटा को इसके डिवाइस के आईपी एड्रेस के अनुसार रास्ता बताना। नहीं तो जहां पर कई सारे रूट्स मिलते हैं वहां पर ये डेटा अपना रास्ता भटक जाएगा। इसके बाद ये डेटा आगे बढ़ते हुए आपके टावर तक पहुंचता है, और फिर टावर उस डेटा के लाइट पल्सेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके आपके डिवाइस तक पहुंचा देता है। या अगर आप राउटर का यूज कर रहे हैं तो ये डेटा आपके राउटर तक इसमें जुड़े ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू लाइट पल्सेस के रूप में आएगा, और फिर आपका राउटर उस डेटा को एक ईथरनेट केबल के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल द्वारा या फिर वाईफाई की मदद से आपकी स्क्रीन पर भेज देता है। इस बीच रास्ते में जब ये लाइट पल्सेस आगे बढ़ते हुए कुछ दूरी पर और आगे जाने के लिए कमजोर पड़ जाती हैं, तो उसे आगे बढ़ाने के लिए एम्पलीफायर का यूज किया जाता है। तो ये है इंटरनेट के थ्रू डेटा ट्रांसफर का पूरा प्रोसीजर। अब एक और सवाल जो आप सबके मन में आता होगा कि यार ये इंटरनेट का मालिक कौन है, तो इसका जवाब बड़ा सरल है, और वो ये है कि इसका मालिक कोई एक नहीं है, क्योंकि इंटरनेट एक वर्ल्ड लेवल पर चलने वाला नेटवर्क है, जो किसी एक व्यक्ति, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है कि इसे चला सके। और ऐसा क्यों है, इसका अंदाजा आपको पीछे बताई गई चीजों से लग गया होगा। अब तक आप जान ही चुके होंगे कि इसमें वर्ल्ड लेवल पर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर आज में कितना खर्च आया होगा। अगर कहना ही है तो हम ये कह सकते हैं कि जिन जिन ने भी इंटरनेट में अपना योगदान दे रखा है वो सभी मिलकर इंटरनेट के मालिक हैं। इसमें जिसकी जितनी बड़ी भागीदारी है उसका उतना ही कंट्रोल है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल पर चलने वाली चीज है तो कोई न कोई होना चाहिए जो इसके नियम कानून आदि को निर्धारित करे, ताकि ये बिना किसी रुकावट के सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आईकैन, यानी कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स। इंटरनेट के काफी नियम कानूनों को यही देखती है।
आपको जो किसी भी वेबसाइट के डोमेन नेम, आईपी एड्रेस और इसी से रिलेटेड डीएनएस के बारे में बताया, तो इन सारी चीजों को मैनेज करने की जिम्मेदारी इसी ऑर्गेनाइजेशन की है। वैसे इंटरनेट टॉपिक इतना बड़ा है कि इससे जुड़े और भी कई सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हो जाते हैं, जिसे किसी एक वीडियो में तो कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इसके मेन फैक्टर्स थे उनकी डिटेल्ड और पर्याप्त जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।